सो हे गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग आयुवर्स। तो आज हम 5 ऐसे रिडिकुलस क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं जिसके आंसर्स हमें बहुत ही पेचीदा लगते थे और सोचते थे ये नहीं होने वाले। ऊपर से ये मिस्ट्री क्वेश्चंस भी हैं, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है और काफ़ी सालों से ये हमें कंफ्यूज करते आए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और ये मैं हूँ, ये मेरा चैनल है और यहाँ पर वीडियो चल रही है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसा लगा मेरा मजाक? तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले अंडा आया है मुर्गी। बहुत ज़्यादा पकाऊ क्वेश्चन है, मुझे पता है। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने भी पूछा है, मेरे दोस्तों ने पूछ के मुझे भी परेशान किया, आपको भी किया होगा। लेकिन पहले अंडा आया मुर्गी का साइंटिफिक रीज़न नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता था एटलीस्ट आज तक। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सबसे पहले अंडा आया मुर्गी। ओके, तो इस अंडे या मुर्गी वाले जो कंसेप्ट था, इसने पूरे साइंटिस्ट को डिवाइड कर दिया। एक तरफ बन गई टीम एग और एक तरफ बन गई टीम चिकन। और जो टीम एग का कहना था वो ये था कि सबसे पहले अंडा आया, और जो टीम हैन चिकन थी और वो बोल रही थी कि नहीं, सबसे पहले चिकन आई। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी जो थी वो टीम एग के साथ थी। और जो टेड एड है, आपको पता है टेडएक्स का जो एक सब्सिडरी है जो एजुकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, टेड एड ने भी यही बोला है कि नहीं यार, टीम एग सही है। और जो फोर्ब्स मैगजीन थी उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन ही बेकार है। मतलब इतना अजीब क्वेश्चन लगा उन्हें कि उन्होंने बोला नहीं, ये क्वेश्चन बेकार है। क्यों? क्योंकि ये एक डिलेमा है, एक पैराडॉक्स है, ये हम नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन फाइनली सॉल्व हुआ और साइंटिस्ट की मेहनत की वजह से हुआ, तो उनको थैंक्स। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ नहीं है, जो सब्सिडरी है, पहले मैं को वो चीज़ बता देता हूँ, वो है टीम चिकन। और वो टीम चिकन ने क्या कहा था कि जो हैन होती है उसके अंदर होते हैं OC17 प्रोटीन्स, और ये जो OC17 प्रोटीन्स होती है यही एग्स बनाती है। तो ऐसा ज़रूर है कि चिकन ने ही एग्स बनाए हैं, तो सबसे पहले चिकन आई होगी। लेकिन अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, टीम जो एग ने कहा है वो उन्होंने कहा है कि म्यूटेशन हुई होगी। हो सकता है हैन के पूर्वज, जिसे अभी हम प्रोटो हैन बोलेंगे, और मुर्गी, ठीक राइट, और मुर्गे के पूर्वज यानी कि प्रोटो रूस्टर, उनके पूर्वज, ठीक है। तो उन दोनों पूर्वजों ने आपस में मीटिंग की और फिर जो एग निकला उसमें म्यूटेशन हुई। म्यूटेशन हमें पता है क्या होता है, राइट, जीन्स में अदला बदली होना। तो इस तरह की जीन्स में अदला बदली हुई कि एक चिकन निकली, फर्स्ट चिकन निकली। लेकिन क्योंकि वो एग से निकली है, सबसे पहले चिकन का एग था, इसीलिए सबसे पहले एग आया। तो सबसे पहले क्या आया? एग आया। उसके बाद एग से निकली चिकन, और उसके बाद चिकन ऐसे करते रहे। और मेडिवल पीरियड में इस चिकन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया गया, इसको डोमेस्टिकेट किया गया। डोमेस्टिकेट का मतलब अपने यूजेस के लिए इसे बार बार मेट करवाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि डोमेस्टिकेशन हमने बहुत सारी चीज़ों में की है, जैसे कि एक डॉग की ब्रीड, उसका नाम है हस्की। जो हस्की ब्रीड है वो एक्चुअल में फॉक्स से डिराइव की गई है, यानी कि फॉक्स को डोमेस्टिकेट कर करके वो ब्रीड बनी है। अगर उसको डोमेस्टिकेट ना किया होता तो आज वो जंगली वुल्स की तरह घूम रहे होते, लेकिन नहीं, उन्होंने वहाँ से डिराइव की है और एक परफेक्ट हमें डॉग ब्रीड ला के दी है। ओके, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि फोम वाइट की होती है। हाँ, फोम वाइट की होती है। आपने जितने भी तरह तरह के रंगीले शैम्पू यूज़ किए होंगे, जैसे कि क्लिनिक प्लस जिसका ब्लू कलर होता है, उसके अलावा जो आपके सोप हैं लाइफ बॉय वगैरह, उन सब के रेड फोम नहीं निकलती, वाइट ही निकलती है। डेटॉल का ऑरेंज फोम नहीं निकलती, उसकी भी वाइट निकलती है। तो सारी फोम वाइट क्यों है? वैसे इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि जो फोम जिस चीज़ की बनी है ना, वो इस चीज़ को सॉल्व कर देती है, वो है बबल्स। अब बबल्स आपको पता है क्या है? बबल्स, जो फोम के बबल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम एयर होती है और मिनिमम सोप होता है। यानी कि यहाँ पर ऑपोजिट चल रहा है, अंदर एयर ट्रैप्ड है और वो मैक्सिमम है और बाकी मिनिमम है। और जो बबल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते इतने, वो एक्चुअल में सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी 99.7% ट्रांसपेरेंट होंगे लेकिन 0.3% ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। तो अब जो सन की लाइट है वो फोम पर पड़ती है, तो उससे क्या होता है, वो वाइट कलर का शो होता है। आपको पता है जो सनलाइट होती है वो वाइट कलर की होती है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो 99.7% वो
ट्रांसपेरेंट है लेकिन हल्का सा ट्रांसलूसेंट भी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर पड़ती है वो लाइट ज़्यादा पड़ती है और इनफैक्ट जो अंदर होती है वो लाइट कम होती है। इससे क्या होता है, वो हमें वाइट दिखता है। अब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कभी ऑफिस की बिल्डिंग में होगे, राइट, और बाहर बहुत तेज़ धूप है, राइट, तो आप जब बाहर हो गए तब आपको अंदर की चीज़ देखने में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही आप ऑफिस के अंदर जाते हो और बाहर से फिर शीशे से देखते हो तब आपको चीज़ें सारी क्लियर दिखती हैं, क्योंकि अंदर से बाहर की चीज़ देखना उस टाइम क्लियर हो जाता है। और वैसे ही इवनिंग में जब ऑलमोस्ट रात हो रही होती है तब बाहर से अंदर की चीज़ देखना आसान हो जाता है और अंदर से बाहर की चीज़ देखना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली जो सोप बबल्स होते हैं वो वाइट चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि बाहर से वो देखने में हमें वाइट लग रहे हैं लेकिन अंदर से वो हल्की सी शेडो होती है, बिल्कुल छोटी सी। और जो सोप बबल्स होते हैं वो हर टाइप की लाइट इक्वली देते हैं, यानी कि RGB रेड ग्रीन ब्लू, और जो बाकी सारे प्रिज्म में विबग्योर यानी वॉयलेट इंडिगो और जितने वो कलर्स होते हैं वो सारे इकट्ठे रिफ्लेक्ट करते हैं। इसकी वजह से वो अंदर भी वाइट लेते हैं और बाहर भी वाइट लाइट छोड़ते हैं, इसीलिए हमें वो वाइट नज़र आते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बुल्स लाल कलर देख के भड़कते क्यों हैं। इनफैक्ट बुल्स को लाल कलर नहीं दिखता, तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि लाल कलर देख के बुल्स भड़कते हैं। एक्चुअल में जो बुल होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, उनके अंदर रेड कोन्स प्रेजेंट नहीं होते। अभी रेड कोन्स क्या होते हैं, हमारी जो आईज़ होती हैं उनमें 3 टाइप के कोन होते हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर के कोन्स होते हैं। उस 3 कलर से कॉम्बिनेशन से हम कोई भी कलर देख पाते हैं। बुल में रेड कोन्स नहीं होते, तो इसकी वजह से उन्हें जो मुलेटा होता है, मुलेटा मतलब जो शॉल से वो बुल के सामने करते हैं रेड कलर की, वो एक्चुअल में उनको येलोइश ग्रे दिखती है। तो फिर वो भड़कते क्यों हैं? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सिंपल रीज़न है, क्योंकि वो भड़कते इसलिए हैं क्योंकि उनको भड़काया जाता है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे करते हैं उनके सामने और वो गुस्सा चढ़ता है। इनफैक्ट एक साइंटिफिक स्टडी थी जिसमें देखा गया कि उन्होंने रेड कलर का मुलेटा ऐसे रखा हुआ था, बिल्कुल भड़काया नहीं था, बिल्कुल आराम से ऐसे करके रखा हुआ है। वहाँ पर बुल चुपचाप निकल गया और उसने किसी को कुछ नहीं कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट, क्योंकि ऐसा हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था। हमें लगा था कि हो सकता है कि बुल रेड कलर से भड़कता हो, यानी कि येलोइश ग्रे जो उसको दिखता है, पर ऐसा नहीं था। उसके अलावा ये पूरी रिसर्च लिखी एक्चुअल में टेम्पल ग्रैंडिन की बुक में, इम्प्रूविंग एनिमल वेलफेयर, उसमें उन्होंने ये सब कुछ बता रखा है। तो फिर रेड कपड़ा क्यों यूज़ करते हैं? सिंपल रीज़न है, क्योंकि ये स्पेन का कल्चर है, तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो उन्होंने ये देखा था कि बुल को उसका ब्लड ना दिखाई दे और वो उसके पीछे अपनी स्वॉर्ड छुपा सकें, इसीलिए 3rd स्टेज में मुलेटा को रेड रखा जाता है और बाकी सारे स्टेजेस में मतलब मुलेटा नहीं यूज़ होता, वो 3rd स्टेज में होता है। तो बस यही है बुल की कहानी, बुल को रेड कलर नहीं दिखाई देता। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4th क्वेश्चन आता है। 4th क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं कि नहीं होते हैं। हमारी बॉडी में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। मैं उन्हीं रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ जो फुकुशिमा में हुआ था रिसेंटली, उसके अलावा शर्नोबिल रिएक्टर में हुआ था यूक्रेन में, और 3 माइल आइलैंड में हुआ था। उन्हीं रिएक्शंस की कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वहाँ पर जो न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स हुए थे उसके बाद की जो प्रोसेस है वो हमारे बॉडी में होती है। उसके बाद की प्रोसेस क्या है? रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके क्या है? रेडियो एक्टिव डिके एक ऐसी डिग्रेडेशन है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की, वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होते रहेंगे, उनकी हाफ लाइफ वो सारी धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो ये होता है रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव डिके हमें पता लग गया। तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में एक्चुअली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं और हमें पता भी नहीं है, राइट। और 2 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। एक होता है कार्बन 14। कार्बन कहाँ से आया? फिर रेडियो एक्टिव कार्बन कहाँ से आया? ऑब्वियसली हम ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऊपर से ग्लूकोज भी इंटेक कर रहे हैं, तो कार्बन 14 आ जाता है, अबंडेंट है हमारी बॉडी में, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी बॉडी भी उसको आराम से डाइजेस्ट कर लेती है। इनफैक्ट उसके ज़्यादा अमाउंट्स को भी डाइजेस्ट कर सकती है, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? दूसरा एलिमेंट है पोटेशियम 40। पोटेशियम 40 रेडियो एक्टिव जो हमारी बॉडी में होता है, और ये हमें बनानास खाने पे आता है। एक बनाना में एक नेचुरल पोटेशियम, मतलब कि नॉन रेडियो एक्टिव पोटेशियम जो होता है वो होता है 300 मिलीग्राम mg, 300 mg सिर्फ। लेकिन उसमें अगर आपको रेडियो एक्टिव पोटेशियम देखना है तो वो होगा 0.036 मिलीग्राम, और ये
काफ़ी छोटा नंबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बनाना खाना छोड़ दोगे कि रेडियो एक्टिव है। उन चीज़ों का हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता, तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें सेफ़ है। तो आई होप आपको आज कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडीज़ में भी न्यूक्लियर डिके होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। तो अब यहाँ से हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन आता है, क्या एग्स वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन होते हैं या क्या है ये क्या है? तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। एग्स वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं सबसे पहले। लेकिन इंडिया में एग्स को वेजिटेरियन क्यों मानते हैं और ये क्या है, वो मैं को भी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। तो पहले जानते हैं एग्स वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एग्स बनते कैसे हैं। आपको पता है मुर्गी एग्स को देती है, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल तरीका। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर मुर्गी बिना मेटिंग के एग देती है, बिना मेटिंग के अनफर्टिलाइज्ड एग देती है, तब वो वेजिटेरियन होगा, क्योंकि उससे कोई बच्चा नहीं निकलने वाला, कोई चिक नहीं निकलेगा। वो 100% वेजिटेरियन होंगे, राइट। उसके अलावा अगर रूस्टर ने पार्ट लिया यानी मुर्गे ने अगर उसमें पार्ट लिया, अगर उसने मीटिंग की है मुर्गी के साथ, तो वो एग नॉन वेजिटेरियन होगा, क्योंकि उसमें 75 से 80% चांसेस हो गए कि चिक निकलेगा। चिक का मतलब मुर्गे का बच्चा, ठीक है। सिर्फ इतनी सी कहानी, और ये कहानी बहुत बड़ी हो गई जब पोल्ट्री फार्म्स ने देखा कि हम दोनों चीज़ों से एग बना सकते हैं, हम दोनों तरीके के एग बना सकते हैं। हम अनफर्टिलाइज्ड भी, जो मुर्गी हर 24 आवर्स बाद देती है, और फर्टिलाइज्ड भी, जो आपको पता है रूस्टर की मीटिंग यानी कि मुर्गे की मीटिंग से मिलते हैं। तो यहाँ पर एक कांग्रेस बनाई गई, वो थी इंटरनेशनल वेजिटेरियन कांग्रेस, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि एग्स जो होंगे वो होंगे सारे वेजिटेरियन। उन्होंने सब ने माना कि एग्स वेजिटेरियन होंगे, लेकिन जो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस थी, उन्होंने बोला नहीं, ये नॉन वेजिटेरियन होंगे। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर हम यूएस के स्टैटिस्टिक्स लें तो वहाँ पर 14 to 16% जो एग्स होते हैं वो सारे फर्टिलाइज्ड होते हैं। फर्टिलाइज्ड का मतलब वहाँ से चिक निकलने के चांसेस होते हैं, और बाकी सारे चीज़ें होते हैं। तो एक छोटा एलिमेंट है जो नॉन वेजिटेरियन एग्स का है, और यही रीज़न था कि इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस ने 2014 में इसे छोड़ दिया था। और इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत हैं या दूसरे गलत हैं, इसमें कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि दोनों की राय एब्सोल्युटली सही है। वो दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, क्योंकि हमें नहीं पता एग्स वेजिटेरियन कि नॉन वेजिटेरियन। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि घर में एग्स जो हैं वो आपके वेजिटेरियन एग्स हैं या नॉन वेजिटेरियन एग्स हैं, तो वो आप देख सकते हो। उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं कैंडलिंग। हम फ्लेम के ऊपर, कैंडल की फ्लेम के ऊपर एग को रखेंगे डार्क रूम में, और चेक करेंगे कि उसके अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी आर पार कितना दिखता है हमें। अगर वो ओपेक हुआ, या ओपेक मतलब बिल्कुल सॉलिड कलर हुआ, कोई शेडो दिख रही हो, तो इसका मतलब है कि वो एग फर्टिलाइज्ड है। अगर हमें ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा, इसका मतलब है कि वो फर्टिलाइज्ड एग है, वो नॉन वेजिटेरियन एग है। और दूसरी तरफ अगर हमें ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, उसके आर पार इतनी लाइट जा रही है, बड़े आराम से जा रही है लाइट, तो हम इससे समझ जाएंगे कि वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि वो वेजिटेरियन एग है। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए यूवर्स। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।